सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। हमारा कार्यक्रम है धम्म चर्चा पर भंते जी के साथ। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं केसी भारती जी, जो बहुजन आंदोलन में बड़ा नाम है, इनका बड़ा योगदान है। आप बड़े अफसर रहे, बेसिक शिक्षा विभाग में आप कई जनपदों के वीएसए रहे, कई जनपदों में डीआईओएस रहे और एडिशनल डायरेक्टर से अभी आप सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त जरूर हो गए हैं, लेकिन ऊर्जा की कोई कमी नहीं, चमक की कोई कमी नहीं, और मूंछों में आप रौब देख ही सकते हैं, कोई कमी नहीं है। और पूरी ऊर्जा के साथ सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा साहब का मिशन बौद्धमय भारत अभियान के तहत आप लंबे समय से जुड़े हैं। आज आपसे विशेष चर्चा करेंगे। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ भी रहते हैं और आपका कार्य क्षेत्र पूरा भारत है। भारत के बाहर भी आप देशाटन करके भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाते हैं। मेरे साथ हैं आदरणीय भारती जी। जी भारती जी, कैसा लगा आज आपको हमारे साथ बैठकर? प्रथम बंदे जी आपको बंदनामी करता हूं और आपके साथ धम्म पर चर्चा में भाग लेने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको साधुवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वर्तमान का परिवेश है, इस परिवेश में बुद्ध, अशोक, फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा की कितनी जरूरत है और आप इस आइडियोलॉजी का भविष्य क्या देख रहे हैं? दर्शक जानना चाहते हैं और मैं भी आपसे जानना चाहता हूं। वर्तमान में बुद्ध, साहू और फुले और अम्बेडकरी विचारधारा की वर्तमान में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति चल रही है वो बड़ी ही चुनौतीपूर्ण चल रही है और हमारे विचारधारा यानी कि फुले, साहू और अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों की आज आवश्यकता है। और जब तक इस विचारधारा के लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल नहीं होंगे, तब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। 20 वर्ष पहले बाबा साहब का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन क्या गति चल रही थी और आज में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बनते जी, बाबा साहब ने अकेले अपने बलबूते पर जो सामाजिक परिवर्तन की क्रांति करी वो बहुत ही अद्भुत रहा। लेकिन वर्तमान में हमारे समाज में, बुद्ध समाज में इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो आगे बढ़े और फुले, साहू और अम्बेडकरी विचारधारा में अपना योगदान दे और इस देश को, जैसे कभी हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था, तभी बुद्ध धर्म के आधार पर ही हम इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आदरणीय भारती जी, जातियों को हम गंदे नाले से जोड़ते हैं। जातियां गंदे नाले के समान हैं। हमारा बहुजन समाज उनमें ईमानदारी से बटा है, रह रहा है। जिन्होंने जातियां बनाई वो तो मजे काट रहे हैं और हम पढ़ लिख करके भी जाति जाति खेल रहे हैं। बाबा साहब ने जातियों के नाले से निकालकर बुद्ध रूपी समुद्र में डाला, फिर भी हम लोग उस समुद्र से निकल करके जाति अभ्यास करते रहते हैं, जाति गौरव करते रहते हैं। क्या ये जाति मुक्त कभी भारत बन सकता है भारती जी? इसके लिए बाबा साहब ने अपने इनहेलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि यदि हम लोग रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक साथ खाने पीने, उठने बैठने का व्यवहार शुरू करें। हम जब तक सभी लोग एक समाज और एक बहुजन समाज, एक बुद्ध समाज की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम एक लोकतांत्रिक भारत और बुद्धमय भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल हम जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, ये सभी जातियों का तोड़क कार्य यही होगा कि हम सभी बहुजन लोग आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करें, तभी ये जाति बंधन टूट सकता है। अन्यथा हम लोग इसी तरह से अपनी ही जातियों का राग अलापते रहेंगे, इससे हमारा बहुजन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सही बात आपने बताई। जो बाबा साहब चाहते थे भारत के लिए, महापुरुष चाहते थे भारत के लिए, वो भारती जी ने बताया। आगे की चर्चा में भारती जी मैं आपसे करूंगा कि जो बुद्ध की शिक्षाएं वैज्ञानिक हैं, बुद्ध की शिक्षाएं तर्क पर आधारित हैं। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उन लोगों के आसानी से समझ में नहीं आता और वो लोग डालडा रूपी अन्य विचारधाराओं को सुबह शाम खा रहे हैं और बुद्ध रूपी दर्शन जो घी के समान है
वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में मेरी राय ये है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जवार में, हमारे गांव देहात में बौद्ध विहारों की कमी है। और जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, उनसे मेरा बराबर आग्रह रहता है कि वो गांव-गांव जाएं और धम्म देशना से लोगों को परिचित कराएं, बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को प्रत्येक गांव में जाएं, बताएं, सुनाएं। क्योंकि गांव देहात में लोगों को आसानी से शंकर, दुर्गा और गणेश की पूजा करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन बुद्ध को बताने वाला कोई गांव में नहीं जाता है। इसीलिए बुद्ध और अम्बेडकर की विचारधारा से लोग दूर होते जा रहे हैं। हमारे समाज में अधिकांश लोग अनपढ़ लोग, गंवार लोग हैं, उनके दिमाग में हिंदू विचारधारा बहुत जल्दी घुस जाती है, क्योंकि बुद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा है, वैज्ञानिक विचारधारा है, वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म के बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए हिंदू धर्म की तरफ लोग अधिक से अधिक आकर्षित हैं। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा था, चरक भिक्ख वैचारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। आज 2500 वर्ष बाद भी इस सूत्र की जरूरत पड़ रही है। जब तक बौद्ध भिक्षु उपासक संघ गांव-गांव, गली-गली और अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा जन जन तक नहीं पहुंचा सकते। जी भारती जी, एक प्रश्न और आपसे मैं करूंगा। ये जो भारत है, यहाँ अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण आप शिक्षा मानते हैं या लालच मानते हैं? इसमें शिक्षा का भी अभाव है और दूसरा लालच का अभाव है। आजकल लोग धर्म के पीछे दो तरह से भागते हैं। पहला कि उनके अंदर मंदिरों में जाने का मुख्य कारण होता है कि वो विभिन्न प्रकार की मनोतियाँ मानते हैं भगवान से, और कहते हैं हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो ये कर देंगे। चमत्कार को लोग अधिक स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं आपका मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं आपका केवल मार्गदाता हूँ और मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने कोई चमत्कार की बात नहीं की, भगवान बुद्ध ने सदैव वैज्ञानिक और तर्क की बात कही। इसलिए जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादियों ने इस तर्कशील विचारधारा को नकार दिया। जैसे हमारे देश में बुद्ध, जैन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, ये तमाम दर्शनों को समाप्त करने का ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सदियों से हमारे देश में ब्राह्मण और समण संस्कृति का संघर्ष चलता आ रहा है। हजारों साल से हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं कभी आपस में नहीं मिलती। भारती जी, हम लोगों ने कई देशों की यात्रा की, कहीं भी जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है। इवन अन्य देशों में ईर्षा, द्वेष, नफरत तक नहीं है। आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके घर में कितना पैसा आता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और सब लोग एक दूसरे को मैत्री के साथ देखते हैं और जुड़े रहते हैं। भारत में इसका कारण आप क्या समझते हैं कि हर आदमी ईर्षा, द्वेष, नफरत से भरा पड़ा है? चाहे जितना पढ़ा लिखा हो और चाहे जितना कुपढ़ हो, हर आदमी ईर्षा, द्वेष भरा पड़ा है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? जैसा कि भंते जी, हम लोगों ने श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों का भ्रमण किया और वहाँ पर पाया कि 90% से ऊपर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं जी। और उनमें जातिवाद, कर्मकांड, भेदभाव, छुआछूत, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं देखी गई। सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हमारे देश में 6743 जातियों को विभाजित किया गया है और हर जातियाँ अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानती हैं और इसी श्रेष्ठता के कारण आपस में लोग लड़ते रहते हैं कि हम बड़े। जब तक हमारा बहुजन समाज बौद्ध संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नहीं अपनाएगा, तब तक हम बहुजन भारत की कल्पना नहीं कर सकते। भारती जी, पहले गांव में हम जाते थे, कच्चे मकान होते थे, लेकिन मैत्री बहुत होती थी। आज हम गांव में जाते हैं तो घर पक्के हो गए हैं लोगों के, लेकिन एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं दुनिया के लोग इसे तरक्की से देखते हों कि मेरा पक्का घर हो गया, मेरे घर कार आ गई, मेरे घर पैसा आ गया, अलग विषय है। लेकिन ये बहुत बड़ा हरास होते हुए मैं देख रहा हूँ कि आपस में मैत्री भाव खत्म हो रहा है। इसका क्या कारण है भारती जी, क्या आपका अनुभव है? ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, सोच है जी। क्योंकि अधिकांश लोगों में एक निगेटिव सोच
की भावना आ गई है। जैसा कि लोग बताते हैं कि पड़ोसी इसलिए नहीं दुखी है कि उनका पड़ोसी सुखी है। जी जी जी। इस कारण से लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं। अधिकांशतः आप देखेंगे कि पड़ोस में रहने वाले लोगों के बीच में ज़्यादा वैमनस्यता होती है। गांव में भी अधिकांशतः होती है, भाई भाई बड़दारी। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी सोच निगेटिव है। जब हमारे कच्चे घर हुआ करते थे तो हमारे दिल और दीवार के दरवाजे सदैव खुले होते थे जी। और हम लोग आने वाले अतिथियों का सम्मान करते थे। हम भले महीना में हर दिन अच्छे भोजन न करें, लेकिन अतिथि के आने पर घर में अच्छे भोजन अतिथि देवो भव का भाव। और अतिथि देवो भव की भावना हमारे भारत में सदियों से थी और चली आ रही है और आज भी। क्योंकि आज लोगों के पास धन हो गया है, पैसा हो गया है, लोगों का स्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन दिल बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ी बात कही आदरणीय भारती जी ने। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को, हमारे उपासकों को इससे कुछ शिक्षा मिलेगी। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं कि जब बौद्ध शासकों का यहाँ शासन था तो तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला ध्यान, ज्ञान और शिक्षा साथ साथ वास करती थी और पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आखिर आज पूरी दुनिया भारत में क्यों पढ़ने नहीं आ रही है? हमारे भारत के लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप नेताओं को दोषी ठहराएंगे या व्यवस्था को दोषी ठहराएंगे? इसमें मेरे ख्याल से दोनों दोषी हैं। नेता भी दोषी है और व्यवस्था भी दोषी है। आप अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में जो ग्लोबल स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, 10 टॉप विश्वविद्यालय हैं, उन 10 टॉप विश्वविद्यालय में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी स्थान नहीं है। जी। आप देखेंगे कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालय नहीं माने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग का रहा हूँ, तो शिक्षा विभाग का रहने के नाते विगत 36 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है शिक्षा विभाग का, हम लोगों ने ये देखा है कि शिक्षा को इतना क्लिष्ट और इतना दूरस्थ माध्यम से बताया जा रहा है। सारी सुविधा हम लोग शिक्षा विभाग में बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विद्यालयों में जो ऊंची जाति के शिक्षक हैं, वो चूंकि हमारे विद्यालयों में थोड़ी छोटी जाति के कमजोर समाज, बच्ची समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाना नहीं चाहते। जी। हमारे समाज के जो शिक्षक हैं वो भी नहीं पढ़ाना चाहते। जी। तो सरकार कितनी भी शिक्षा दे दे, सुविधा दे दे, जी। लेकिन जब तक शिक्षकों में सोच नहीं आएगी जी। तब तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर किसी देश को बदलना है तो देश के विद्यालय, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज जापान में जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूँ राष्ट्र के लिए करता हूँ, लेकिन हमारे देश का अगर किसान कोई कार्य करता है तो कहता मैं पेट के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए करेगा उस राष्ट्र का विकास होगा। जी जी। और हमारे देश में लोग काम करते हैं तो पेट के लिए करते हैं, न वो समाज के लिए सोच पाते हैं, न देश के लिए बहुत सोच बढ़िया, पाते हैं, बहुत न किसी के लिए ही सोच बहुत ही पाते हैं। सारगर्भित आपने अपनी बात रखी। अंत में चाहता हूँ, ये जो बहुजन समाज है, 100 करोड़ आबादी है, ये हक वंचित है, असहाय है, कमजोर है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह से बेचारे को लत्याया गया। आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या एक अल्टीमेट आप उनके लिए संदेश देना चाहते हैं? भारती जी बताएं। मैं इस संबंध में बस इतना ही कहूँगा कि अगर हमें बहुजन भारत बनाना है और सभी 100 करोड़ बहुजनों को एकत्रित करना है तो आपस में हम लोग रोटी बेटी का व्यवहार शुरू करें। जातिगत भावना से दूर होकर के, जातिगत भावना को समाप्त करके एक बुद्धिस्ट कल्चर, एक बहुजन कल्चर की स्थापना करनी होगी और सबको मैत्री भाव, करुणा, दया और क्षमा के साथ सबको एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और ये जातिगत भावना जब तक सबके अंदर समाप्त नहीं होगी तब तक हम लोग एक नहीं हो सकते। और फांसीवादी ताकतें जो आज हमारे देश पर शासन कर रही हैं वो सदियों तक शासन करती रहेंगी जब तक हम बहुजन लोग एकत्रित नहीं होंगे और जातियों को समाप्त नहीं करेंगे, आपसी भेदभाव को नहीं समाप्त करेंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। बहुत सही। करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक हों, भले अनेक हैं, लेकिन एक होकर के आपस में मिलजुल करके भारत को एक विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित। बहुत सही, भारती जी ने बहुत सही उचित सलाह दी और संदेश भी दिया। अब हमें जातियों के बाड़े से निकलकर
बहुजन समाज बनाना होगा, और ये तब संभव होगा जब बाबा साहब के बताए बुद्ध धम्म की तरफ हमें चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मैं एक और बड़ी शख्सियत के साथ आपके बीच में आता रहूँगा और आपको उनके अनुभवों से रूबरू कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।